और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुजा कपूर हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी। हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। हमारे साथ अरविंद विद्रोही जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ सुमन मुंशी हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ मनोज इस्टवाल हैं, उत्तराखंड से, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप भी। हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अरविंद विद्रोही जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत काम किया है इस सब्जेक्ट पर। कितना गंभीर ये मामला है? देखिए, मामला तो आपके सामने ही है। जी। अभी इसको किस तरह से पॉलिटिकल बनाकर वो पार्टीज आमने सामने चल रही। एक तो यूपी की सरकार है और जग असाई हो रही है। तो इशू कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो पहली बार हो रहा था, लेकिन इंसानियत तो शर्मसार हो गई। मतलब अगर पीछे इसकी बात को समझने की कोशिश की जाए तो 1917 में 2017 की बात है, जब यहाँ मिलिट्री कूप हुआ और जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी थी म्यांमार के अंदर, उनके अटैक्स के कारण और जेनोसाइड के कारण इतनी बड़ी पॉपुलेशन, यानी कि लगभग 7 लाख के करीब लोग वहां से और बांग्लादेश में गए। इंडिया में तो केवल उस समय 18-19 आए। और आज जो आंकड़े हैं सरकार के पास, उसमें ये 40,000 केंद्र सरकार का कहना है भारत भर में, और दिल्ली में 11 बार। पहले तो पॉलिटिकली हिंदू पोलराइजेशन वोट का करने के लिए ये बात बड़ी जोरों से उठाई गई कि ये लोग तो बड़े, सभी लोग जो हैं ये आतंकवादी हैं, सभी लोग मुस्लिम कट्टरवादी हैं। लेकिन वो लोग तो मारे कुचले हुए सभी लोग तो वहां से उजाड़ के गए हुए थे। तो वो पॉलिटिकल गेम तो होता रहा। लेकिन अब जब यूएनओ का दबाव आया और यूएनओ ने कार्ड दिए उन्हें रिफ्यूजी उसके लिए, हालांकि 1951 में इंडिया उसका मेंबर नहीं था, ये बात तो सच है, जो रिफ्यूजी समझौता हुआ था। लेकिन चारों तरफ से हमने इतिहास को अगर देखें हम, तो हमने तमिल्स को अलाउ किया, हमने तिब्बत की समस्या में तिब्बत रिफ्यूजीज को अलाउ किया। हमने जब 1971 की लड़ाई हुई तो लगभग 1 करोड़ 90 लाख के करीब लोग थे जो बांग्लादेश से आए, उन्होंने रिफ्यूजी के रूप में स्वीकार किया। अफगानिस्तान की जो प्रॉब्लम हुई, अफगान के लोगों को हमने। तो अब ये 2014 के बाद ये क्या समस्या पैदा अभी हुई है? तो इससे पहले जो हमारे देश की सारी पॉलिटिकल समझ रही और जो हमारी विदेश नीति रही, उसमें हम सब लोगों को एडजस्ट करते रहे। उसके बारे में जब तक मुझे बोलना है ठीक है, नहीं तो अगर आप कहें तो मैं रुक भी सकता नहीं हूँ बीच नहीं में। अरविंद जी, बोलिए, बिल्कुल आपसे समझ रहे हैं जरा, क्योंकि दो थोड़ा दो मामला खुल हजार जाए जी। 2015 में जब ये पार्लियामेंट में हमारे यहाँ इशू उठ रहा था, तो 2014 के बाद ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इनके नेताओं का कहना था कि ये सभी लोग जो हैं लूट खसूट वाले हैं, सभी लोग ये हत्यारे हैं, सभी लोग ये गलत हैं, इनको निकाला जाए, ये घुसपैठी, इनको एक घुसपैठी की संज्ञा है। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज भी, क्योंकि वोट पोलराइज हो रहे थे। लेकिन हाँ, एक स्टेप आ सकता था अच्छा, जब एक 2015 में कोशिश की गई अपोजिशन के लीडर्स के द्वारा कि असाइलम का बिल लाया जाए, चलो उन्हें शरण देने का बिल। उस समय तो माने नहीं, वो बिल पास नहीं। बाद में 2017 में जब ये लोग आ गए और वहां जब बुरी हालत बने और उसमें सैकड़ों हजारों लोगों के साथ कत्लेआम के अलावा बलात्कार हुए, जितने भी जो ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता थे, यूएनओ के लोग थे, सबने ये स्टडी करके भेजा कि यहाँ इंसानियत बहुत शर्मसार हुई है और ये जहां भी जा रहे हैं रखा जाए इंसान। तो एक इंसानियत की भाषा को समझते हुए भारत सरकार ने भी उस समय उनको आने। लेकिन तो अरविंद जी, और बात इंसानियत की है कि आपको लगता है जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके की खबरें, जिस तरीके की न्यूज़ उनके लिए आती हैं, तो लगता है कि यहाँ पे वो इंसानियत कहीं बची हुई दिखती है? अब यही तो समझने की बात है जी। कि भारत की जो हमारी संस्कृति है और जो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी विदेश नीति और वो हमारे जो डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक जो हमारी समझ होनी चाहिए, उसके अनुसार तो हमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ी संख्या नहीं, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि संकीर्ण मानसिकता, यानी कि सत्ता में रहने की जो हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, अब वो किसी भी पार्टी के हैं, उनको ये जो अपनी सत्ता में बने रहने के लिए धर्म की राजनीति जो करने की आदत सी बन गई है अभी पिछले दिनों, उसके कारण ये बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसमें सारे रोहिंग्या तो अरविंद जी, फिर तो फिर ऐसा होना चाहिए आपके हिसाब से कि सबके लिए रास्ते खोल देने चाहिए। हर जगह दिक्कतें हैं, हर जगह दिक्कतें हैं, तो भारत को तो उद्धार होना चाहिए, भारत के रास्ते खुले रहने चाहिए। आइए, अपने लोग आपसे पल नहीं रहे हैं, अपने लोग आपकी स्थितियां क्या है, ये आपके भी सामने अरविंद जी। आप तो खुद इतना बड़ा काम करते हैं, लगातार आप लोगों को देखते हैं। अभी 8,000 लोग वापस चले गए बांग्लादेश। हाँ। ये भी एक आपको मैं ताजा खबर बता रहा हूँ, 8,000 के करीब लोग वापस गए। और एक बड़ी बात आप देख लीजिए, 8 लाख लोगों ने तो इंडियन नागरिकता को ही ठुकरा दिया। यही इसी पे तो सवाल है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर क्यों इस पे चेताया नहीं जा रहा है। मैं आपके पास भी आऊंगा अरविंद जी, एक बार जरा हमारे साथ उत्तराखंड से मनोज इस्टवाल भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज भाई, अगर आप देखें रोहिंग्या को लेकर अरविंद जी ने शायद बहुत ज्यादा स्टडी कर रखी है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई भी है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस जगह भी इस तरीके के लोगों के लिए भी राजनीति होती है। आप देखिए कि हमारे यहाँ क्या हालत है, क्या यहाँ भी हिंदू मुस्लिम चेहरा है? क्या देश के अंदर मुस्लिमों को सब जगह मकान मिले हुए हैं, उनकी स्थिति बहुत मजबूत है? अपने यहाँ जो स्थितियां हैं वो तो सही नहीं हो रही, और जगह से लोगों को हम यहाँ पे लाए जा रहे हैं और कह रहे हैं, फिर उनकी सारी चीजें बनती चली जाती है, फिर एक और नया विवाद होता है और घटनाएं बढ़ती जाती हैं। मनोज भाई, कैसे आप देखते हैं, क्या आप कहेंगे इस मसले को लेकर? जी संजय जी, रोहिंग्या या फिर मुस्लिम जो बेसिकली भारत के नहीं थे, बाहर से जो, जिनको हम अतिक्रमणकारी भी कह सकते हैं, ये आज या 2017 या 2015 की से मुझे लगता है कि पीछे जाना पड़ेगा। सन 71 की लड़ाई के बाद 75 तक, 75 तक कई घुसपैठिया हिंदुस्तान में आए, उनमें रोहिंग्या का एक गुट भी था। 1976 में कांग्रेस की सरकार ने एक वो बनाया कि ठीक है साहब, इन्हें नागरिकता दी जाए और इन्हें समान नागरिकता के तहत इनका चिन्हीकरण हो। अब उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, या जो अंतर्जातीय विवाहों के लिए एक वो बनाया गया कि अंतर्जातीय विवाह किए जा सकते हैं। 1976 का है ये एक मसला। चलिए साहब, वो रोहिंग्याओं का वो वक्त गया, उस समय कुछ ऐसा विशेष हुआ नहीं, तब तक आतंक की बात भी नहीं आई थी। लेकिन 84, 85, 86 और ये 87 तक आते आते जब पंजाब का आतंकवाद शुरू हुआ, तो उस समय इस पर भी इंटेलिजेंस की नज़र गई। इस समय जब 2017 के दौर में बहुत सारे रोहिंग्याओं का दल बांग्लादेश से घुसपैठ करता है, असम होके बंगाल असम से जब अंदर घुसता है, तो कहा गया कि अकेले उत्तर प्रदेश में 40 से 50 हज़ार रोहिंग्याओं की घुसपैठ हुई और पूरे भारतवर्ष में चिन्हीकरण हुआ 16,500 रोहिंग्याओं का। ये अजब गजब के आंकड़े हैं। वहीं से मुरादाबाद होके, रामनगर होके और सीधे बिलासपुर होके, काशीपुर से लेके पूरी तराई में फैले, हरिद्वार होके पूरे देहरादून साइड में फैले, यहाँ तक कि पिथौरागढ़ जो सीमांत हमारे क्षेत्र है वहाँ भी रोहिंग्याओं की गतिविधियों का पता लगा है। आप ये छोड़िए, कहाँ रह गया जोशीमठ, बद्रीनाथ तक लेवरगिरी में जो बांग्लादेशी मुसलमान गए उनमें भी रोहिंग्याओं के सम्मिलित होने की बात है। और आप उनके सारे कारनामों से अभी तक मैं सुन रहा था, मैं बहुत अच्छे परखत प्रवक्ता भी थे और समाज सेवी भी हैं, पैनलिस्ट जो आपके थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। जी अरविंद जी। जी इस तरीके से एक जाल बिछाया गया है।
अकेले राजधानी के, ये तो अद्भुत है कि अकेले राजधानी देहरादून के बिंदाल और रिस्पना नदी के तट पर सैकड़ों रोहिंग्या बसाए गए सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में। और इसमें अगर भाजपा ये कहे कि साहब ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ तो उनके विधायक थे। वोट बैंक की राजनीति में कैसे, अभी मैं देख रहा था कि आधार कार्ड और उसकी बात आई है, अपने पहचान पत्र और वोटर आईडी की, उनके कार्ड तक बने साहब। और जब इस बात को लेके चेताया गया, मैंने भी कई आर्टिकल लिखे, सारा हल्द्वानी क्षेत्र में इतने तरह के ध्वज पूरे रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ साथ अवैध कॉलोनी इतनी बम पर बस गई, तब जाके अब पुष्कर सिंह धामी सरकार चेती है। अब चिन्हीकरण हो रहा है। वहाँ के जो एसपी भट्ट जी हैं, बड़ी नैनीताल के पूरे क्षेत्रों में जहाँ जहाँ रोहिंग्या होने की या मुस्लिम समुदाय की आबादियाँ हैं, वहाँ चिन्हीकरण हो रहा है। कई पकड़े गए, कईयों के चालान काटे गए, जिन्होंने, जो मकान मालिक थे जिन्होंने बसाया हुआ था, और कई के भाग जाने की भी। मनोज भाई, आपको भी लगता है कि रोहिंग्या एक समस्या तो है? लोग यहाँ से भागे हैं। मनोज भाई, आपको लगता है रोहिंग्या एक समस्या तो है? बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। देखिए संजय भाई, लव जिहाद के 2016 से लेके वर्तमान तक 192 केस आ गए, अभी तक के 192 केस आए हैं। और इसमें मैं अभी हाल के केस की बात कहूँगा, सतपुली की एक लड़की, हमारे पौड़ी गढ़वाल की एक लड़की, ठीक बांग्लादेश के बॉर्डर को पार करते हुए पकड़ी गई। वो रोहिंग्या, तो मतलब बात ये है बिल्कुल एकदम मनोज भाई, बात ये है कि कर रोहिंग्या रहे हैं और बदनाम जो है वो हमारे यहाँ का जो मुस्लिम वर्ग है उसको किया जा रहा है। कुछ इस तरीके की तस्वीरें आप बता रहे हैं। बिल्कुल, और यही नारा, इस बात को, मेरा मानना यह है कि इस बात को हमारे मुस्लिम समुदाय को बहुत अच्छे से समझना होगा कि आप बदनाम हो रहे हैं इन रोहिंग्याओं के कारण, जिनको आप पनाह दे रहे हैं। सिर्फ आप अगर ये एक मुसलमान होने के नाते एक मुस्लिम की दुख तकलीफ बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अस्थिरता में ऐसा ना हो कि रोहिंग्याओं के कारण आपके भी परिवार अस्थिर रहे, आप भी अस्थिर रहे और आपको भी शक की निगाह से देखा जाए। मनोज भाई, आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के अजय वर्मा भी, वो भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, क्या लगता है आपको कि जो ये समस्या है, आखिर जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, और आज एक बड़ा सवाल यह बन गया है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से रोहिंग्या बढ़े हैं और उन्हें अगर यहाँ पर उस तरीके की चीजें, उस तरीके के सेटअप मिलते हैं, तो जो यहाँ के लोग हैं उनके अधिकारों पर अतिक्रमण तो नहीं है ये? जी अजय जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले को लेकर? आप थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, आपकी थोड़ी आवाज बढ़ जाए तो मुझे और बेहतर सुनाई देगी। जी बिल्कुल बढ़ाते हैं अजय जी। जी अब मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि देखिए, रोहिंग्या की समस्या हो या महंगाई की समस्या हो या देश में अतिक्रमण की समस्या या घुसपैठ की समस्या हो, जब कहीं भी चुनाव आते हैं, सरकार का एजेंडा आ जाता है कि उसे उसी वक्त रोहिंग्या दिखाई देते हैं और उसी वक्त और सारी चीजें दिखाई देती हैं। जब 2014 के चुनाव आए थे तो माननीय प्रधानमंत्री साहब ने एक देश से वादा किया था कि हम देश से रोहिंग्या को भगा देंगे, जब बंगाल चुनाव होते हैं निकाल देंगे, मार देंगे, फेंक देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकार से और देश की सरकार के मुखियाओं से कि आपने 2014 से लेके 2008 के बीच कितने रोहिंग्या देश से निकाले, कितने रोहिंग्याओं को आपने भारत से भगाया? केवल पॉलिटिकल विंडेटा और पॉलिटिकल एजेंडा के तहत आप चुनावी लाभ लेने के लिए काम करते हैं। अच्छा, अब इनकी असलियत जब खुल के आई, जब इनके केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी साहब ने एक बयान, वो कोई अनजाने का बयान नहीं था, वो जानबूझकर नहीं दिया हुआ बयान नहीं था, बल्कि एक सत्यता का बयान, सरकार द्वारा दिया गया बयान था। लेकिन जब इनकी कलई खुल गई, इनका झूठ खुल गया, भाजपा बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है। जब वो बयान खुल गया तो माननीय गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी के विशेष जो है, देश दो ही लोग चला रहे हैं, माननीय गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी, उनको इसमें आके इंटरफेरेंस करना पड़ रहा और सफाई देनी पड़ी कि हम ये नहीं कर रहे। वो तो दिल्ली सरकार
इनका यह है कि बॉल को दिल्ली सरकार पे डाल दो, विपक्ष पे डाल दो, या पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ऊपर डाल दो, या इन्हें और अदर्स पार्टियों पर डाल दो। अपने मुद्दों को, मेरे किसी चीज का जवाब अगर बीजेपी के प्रवक्ता बैठ जाए तो उनसे पूछिए कि 14 से 22 तक आपने, पहले तो ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान में कितने रोहिंग्या, नंबर 1। नंबर 2, 14 से 22 तक आपने कितने रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई करी, जरा उसकी सूचना दे दीजिए। 2014 के चुनाव के एजेंडे में था रोहिंग्या को देश से भगाएंगे, भारत को बर्बाद होने से बचाएंगे। बंगाल के चुनावों में आपने मेन एजेंडा रोहिंग्या रखा था, वहां आपने कितने निकाल फेंके, क्या करा? जब वहां पर साहब कहते थे दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, लेकिन कुछ नहीं, इनका एजेंडा है। अब ये गुजरात के चुनाव और हिमाचल के चुनाव होने जा रहे हैं, ये रोहिंग्या, ये हिंदू मुस्लिम, ये इनके एजेंडा है। 5-6 पैक मंदिर, भाई, रोहिंग्या कोई मस्जिद, समस्या नहीं है? देखिए देश में समस्या तो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जी, देश में सबसे बड़ी समस्या मध्यम वर्ग की उन लोगों की है कि जिनको कुछ नहीं मिल रहा और मर रहे हैं, जिनको बिजनेस खत्म हो गया है। नहीं, जब आप लोगों को लाए जाएंगे बाहर से, तो उन्हें बेचारों को वैसे ही कुछ नहीं मिलेगा। तो सरकार की जिम्मेदारी, तो विपक्ष की चल कोई रही है, कोई जिम्मेदारी नहीं ब्रिटेन है और इसमें? अमेरिका की कोई चल रही है सरकार हिंदुस्तान में? बीजेपी की सरकार है, फुल फ्लेश एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की उससे पहले सरकार है। कितने रोहिंग्या 8 बसाए साल में आपने? अगर शादी किसी की हो जाए, बच्चा हो कांग्रेसियों जाए, ने कितने वो बसाए, वो बच्चा भी बड़ा आप हो लोग जाता दीजिए है, ना। पैदल चलने लगता है, स्कूल में पढ़ने लगता है, फिर बड़ी क्लास में आ जाता है 8 साल में। इनसे जरा पूछ लीजिए इनकी जवाबदेही कब तक ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को और कांग्रेस को कोसते रहेंगे, या वो सन बता दें कि कौन से ईयर के बाद हम इनसे पूछना शुरू चलिए, करें। हमारे साथ सुमन मुंशी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वो भी बहुत ज्यादा इस पे जानकारी रखते हैं। सुमन मुंशी जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हर जगह राजनीति दिखती है, बात यहाँ देश के लोगों की भी है कि आखिर भारत के लोग ही सारी चीजें क्यों झेले। नमस्कार, और मेरे सारे दर्शक बंधुओं जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, सबको मेरे तरफ से प्रणाम और आजादी का मुबारक। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बता दूं, तब जाके बात जमेगा। मेरा जिंदगी का एक बड़ा लम्हा 5 साल गुजरा बांग्लादेश में, ढाका में, जी, to train up the people in the computer science. I was the first person to set up the digital Bangladesh under the Prime Minister's leadership there from Indian company. जी, So I have 16,000 Bangladeshi students there, and I have visited Bangladesh in and out to develop the things. Point number 1. जी, That is 98 to 2003. I have seen Rohingyas in their slums. I have seen Rohingyas in India. तो मेरा जीवन का 25 साल गुजर गया इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान सारे देशों में लैबोरेटरी ऑटोमेशन करते हुए। तो हाई प्रोफाइल सारे बंदों के। मेरा एक ही मतलब है अभी इस वक्त में कि ये तसव्वुर में कंगाली का दौर है। हम लोग मूल मुद्दे से हटके हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सिक्योरिटी टू द नेशन, जी, और वो कैसे राजनीति का विषय बन सकता है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ते। कुछ भी हो जाए, भारत माँ सबके माँ है, चाहे वो लाल वाला हो, पीला वाला हो, काला वाला हो, जो भी हो, हम सबके माँ है। और माँ के बारे में कोई अगर बुरा सोचेगा, बुरा करेगा, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, वो उसका सच्चा बेटा ही जवाब दे सकता है, जो अपने बॉर्डर में खड़े हैं। रोहिंग्या अपने देश के लिए प्रॉब्लम है कि नहीं, वो बात हम उसके जातिगत, धर्मगत बातों में नहीं ले रहे हैं। कोई भी हो जो इंडियन डायस्पोरा को हार्म करता है, जो इंडियन इथोस को हार्म करता है, वो इंडिया के लिए हार्मफुल है, चाहे वो कोई भी मजहब के हो, चाहे कोई भी जाति वर्ण किसी भी हो। देश सर्वोपरि होना चाहिए। हम अब रहेंगे नहीं, कुछ दिनों के बाद हम सभी चले जाएंगे, जो जितने यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये देश रहेगा। अगर ये देश रहेगा तो उस देश के स्वतंत्रता सेनानी को नाम पे हम लोग इस देश में कोई भी घुस बैठ करके बैठ जाएगा और देश में रेप से लेके कोई भी गुंडागर्दी करेगा, और देखते जाएंगे हम लोग। कितना देर तक सहेंगे? 108 तक तो श्री कृष्ण जी ने सहे थे, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, उसके बाद तो उसको भी सुदर्शन चक्र उठाने का मन किया। तो हम लोग तो हम इंसान है साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन इंडिया। आप बैंगलोर जाइए, व्हाइटफील्ड में मैं बहुत दिन आईटी में काम कर चुका हूं, जाके देखिए हर एक दुकान में, दूसरे दुकान पे आपको सिलेट से, चिटागोंग से, खुलना से बांग्लादेशी बंगाली मिल जाएगा। यू गो देयर, यू नो
I know their dialects. मैं डंके के चोट पे बोल रहा हूँ, ये फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस है, चाहे किसी का भी सर कर रहा हो। आज आप 20 साल के बाद रोहिंग्या ढूंढने निकले हैं साहब। 20 साल से बैठ के आप लोग क्या कर रहे थे? गप्पे मार रहे थे? किस चीज का वो इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा कसब पैदा हो जाए? शर्म आनी चाहिए हर एक पॉलिटिकल लीडर्स को। If you have taken the responsibility of saving motherland in the name of social service, what you people are doing? 75 years has gone. Whatever color has ruled, that is not the question. We Indian have ruled us. We haven't imported any prime minister from the overseas. We haven't सुमन मुंशी imported जी, a आपको single नहीं लगता? person. सुमन जी, आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है और बहुत सारे लोगों को शायद आईना भी देखे। सुमन जी, आपको भी लगता है कि अगर हम सब लोगों को यहाँ पर लाते रहेंगे, दरवाजे खुले रखेंगे, तो हमारी खुद की इतनी बड़ी आबादी है, उसके लिए क्या? भाई साहब, पहली बार आपको मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। आज इंडिया का अगर आधा आबादी चाहता है कि अमेरिका या लंदन चला जाए, वो लोग दे देंगे क्या? वही चाहे बिल्कुल कितना बड़ा जी। इंजीनियर, कितना बड़ा डॉक्टर अब हो जाए, क्यों सारे को ले लेंगे क्या? कोई भी कंट्रीज का प्लानिंग होता है, उसका रिसोर्स का प्लानिंग होता है, उसका एक्सपेंस का प्लानिंग होता है, उसका बजटिंग होता है। तो उस बजटिंग के हिसाब से हम लोग स्वास्थ्य, एजुकेशन, बेसिक चीजों के सोचते हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आएगा, और जो हमारे नहीं है, हमारे देश का इथोस को नहीं समझते हैं, हमारे देश का नहीं होना चाहता है, उसका कल्चरली डैमेज करने का सोचता है, हम उसका क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी ले साहब? इन द नेम ऑफ द ह्यूमैनिटी वी कैन हेल्प पीपल। जो वैक्सीन दिया है हमने 71 में, बांग्लादेश को भी हम लोग हेल्प किया था, एंड दैट्स व्हाई द बांग्लादेश इज इन एग्जिस्टेंस टुडे। बट इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि कोई भी आके घुस जाए और अपने माँ बहन की इज्जत को ऊपर आ जाए। अरे लाभ जिहाद तो छोड़िए साहब, आप किसी एरिया में तो रात को चल भी नहीं पाते हैं। आप खुद नहीं प्रोटेक्टेड है, तो आपका बहन, माँ, बीवी कैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे? This is a question of national security. We cannot allow, we cannot tolerate any immigrant who is coming illegally, just in the name of their agenda, in the name of their some big बिल्कुल। picture सुमन planning. जी, आपको भी It लगता है cannot be. कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल आखिर होनी अब तो चाहिए, होनी और चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और सख्त से सख्त यहाँ कार्रवाई होनी बहुत चाहिए। बड़ा सवाल सुमन लेकिन मुंशी जी ने उठाया है और बहुत बड़ी बात की है। एक चीज है, और इस कार्रवाई के नाम पे कोई भी इंडियन, ट्रू इंडियन को हार्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल That's नहीं, it. बिल्कुल। सुमन मुंशी जी बहुत बड़ा सवाल उठाया और इस पर जवाब भी लेंगे, अजय जी से भी लेंगे और विद्रोही जी से भी लेंगे, और हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी लेंगे। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज चर्चा खास में बात कर रहे हैं रोहिंग्याओं को लेकर। सवाल बढ़ाया मैं, रोहिंग्याओं का सवाल है, और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विमल सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वो भी जुड़ चुके हैं। मैं विनोद बंसल जी आपके पास आना चाहूँगा कि आखिर विश्व हिंदू परिषद को भी इस मामले में सख्त रुख अपनाना पड़ा, लेकिन शुरुआत क्या रही और आपका क्या मत है इसमें कि आखिर ऐसा कहा क्यों गया, और कहा गया तो अब क्या? क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनावी मुद्दा है। आपने सभी लोगों को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी ये चीज बोली कि जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे इस तरीके के मुद्दे उछाले जाते हैं, जबकि हम ये कह रहे हैं कि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। विनोद जी। बिल्कुल संजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप देखिए कि मेरे से जस्ट पूर्व के जो हमारे पैनलिस्ट थे, मुंशी जी की जो भावनाएं थी, वो वास्तव में वो राष्ट्रीय भावना थी। राजनीति करना, उसके लिए बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म हैं राजनीतिज्ञों के। एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ना, ये देश की राजनीति का एक घृणित चेहरा बन गया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि राष्ट्र के प्रति सजग होकर के सरकारों को चेताना, स्वयं को चेतना और धरातल पर काम करना, ये तीसरी बात वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह की वेदना माननीय मुंशी जी ने व्यक्त करी, वो
बेहद एक महत्वपूर्ण बात है। बात यह है कि देखिए, जब राष्ट्रीयता का मुद्दा है तो हमारा ऐसा मानना है कि संपूर्ण राष्ट्र को एक रहना चाहिए, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, किसी भी सामाजिक संगठन से बिलोंग करता हो, किसी भी मतपंथ संप्रदाय का हो, क्योंकि मामला कोई सामान्य मामला नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और देश की संप्रभुता पर हमले से के बराबर है, और जो मेरी सीमा को पार करके कोई घुसपैठ कर ले और फिर उसके बाद हम उसको एक मेहमान की तरह उसको पालने की कोशिश करें, ये तो बेहद गंभीर मामला। और आप देखिए कि विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक में हमने एक प्रस्ताव पारित किया था, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुरंत खदेड़ा जाए। और ये आज का नहीं है, वर्षों पूर्व का है। और कल जो खबर हमने देखी तो बड़ा स्तब्ध रह गए कि जिस केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर 2020 को स्वयं गृह मंत्री ने संसद में आके कहा था कि हमारी क्लियर कट पॉलिसी है कि रोहिंग्या घुसपैठी हैं और वो किसी भी प्रकार से उनको शरणार्थी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसी केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा था कि हमारा एक टाइम फ्रेम है, वी आर कमिटेड टू डिपोर्ट देम आउट। तो इसके बावजूद भी अगर कोई वही सरकार का कोई मंत्री ये कहे कि हम उनके लिए फ्लैट बना रहे हैं, उनका सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, तो संपूर्ण देश के लिए एक आग लगाने वाली बात है, आहत करने वाली बात है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने तुरंत रिएक्ट किया और इस बात को पुनः एक बार दर्शाया कि सरकार किसी की भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में हो, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए हम लड़ते रहेंगे। और मैं साधुवाद दूंगा केंद्र सरकार को कि हमारे प्रेस स्टेटमेंट के चंद मिनटों के बाद में तुरंत होम मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट ट्वीट पर आ जाता है और उन्होंने कहा कभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया और हम ऐसा नहीं करने वाले। तो अच्छा विनोद जी, आप तो खुद सारी चीजें देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ पर फिर हम ये कहेंगे कि जैसे ही विश्व हिंदू परिषद का नाम आएगा तो कहीं ना कहीं फिर वो धर्म की राजनीति और वो सारी चीजें सामने आने लगती है। लेकिन उससे इतर अगर हम देखें, क्या ऐसे मुद्दों पर भी धर्म की राजनीति होनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं लगता कि जिन लोगों के लिए बात उठ रही है वो लोग किनके हकों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और करेंगे आने वाले समय पे? दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं संजय जी, कि एक तो सबसे पहले आप करेक्शन कर लीजिए, धर्म की राजनीति नहीं है, या धर्म की राजनीति को आप धर्म की राजनीति कहना चाहते हैं, नहीं। देखिए, धर्म की राजनीति करना तो बहुत अच्छी बात है, धर्म पर चल करके राजनीति करना उससे बड़ी बड़ी बात है, लेकिन अधर्म की राजनीति करना, ये धर्म की राजनीति नहीं है, ये अधर्म की राजनीति है। एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ इसलिए बचा लेना क्योंकि मुसलमान है, ये ठीक नहीं है। आपके धर्म की राजनीति क्या कहती है? धर्म की राजनीति कहती है किसी भी मत पंथ संप्रदाय का है, मैं राष्ट्र के प्रति समर्पित रहूंगा। आप देखिए, हिंदू समाज की कोई भी प्रार्थना भारत माता की जय के बिना पूरी नहीं होती, और वहीं इस्लामिक जिहादी भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं। यही धर्म और अधर्म का अंतर है। धर्म इज नॉट ए रिलीजन, हमें समझना पड़ेगा। और आप देखिए, जो विदेशी घुसपैठिए आए, वो घुसपैठिए कौन थे? इसकी हिस्ट्री भी जो आपके पूर्व के पैनलिस्ट ने बताई, लेकिन मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर दूं उसमें। ये वो लोग हैं जो कि जिनका पैटर्न यानी जो पिता हैं वो बांग्लादेश है और माता उनकी म्यांमार की है। आप देखिए कि जिस व्यक्ति को, जिस समुदाय को स्वयं बांग्लादेश ने नहीं पाला, बांग्लादेश में लाखों लोग आए, उन्होंने एक बैरक के अंदर बंद करके रखा और उसके बाद में उनको अंततः एक टापू के पास भेज दिया, एक जहाज में जाके धकेल दिया। अब उसकी क्या स्टेटस है, नोबडी नोज अबाउट। बट भारत में जैसे ही वो आए, भारत में उनके लिए पलक पावड़े बिछा करके लोग चालू हो गए। अब देखिए, जो सुरक्षा के लिए जो गंभीर जो कॉन्फिडेंशियल जगह हैं, वहां पर उनको बचाया गया। हमारे जो सुरक्षा बलों के जो कैंप्स हैं, उनकी दीवार के साथ सटा के बचाया गया। और अंततः हमने देखा कि कई जगह बम विस्फोट भी हुए, कई जगह अनैतिक कामों में पकड़े गए, कई जगह अवैध और आतंकवादी कामों में पकड़े गए। तो ये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी आप देखिए कि 2004 की 2008 की बातें मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जब फर्स्ट टाइम ये रोहिंग्या शरणार्थी और रोहिंग्या घुसपैठिए भारत के अंदर आए थे, तो दक्षिणी दिल्ली के बसंत विहार स्थित यूएन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज में जाकर के उन्होंने डेरा डाला था और उन्होंने आग्रह किया था कि हमें रिफ्यूजी का स्टेटस दिया जाए। और उस समय विश्व हिंदू परिषद था, मैंने स्वयं उसको रात को 11:30 बजे, क्योंकि मामला बहुत अर्जेंट था और किसी तरह का कोई निर्णय गलत न ले लिया है सरकारों के द्वारा, स्वयं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक अपील एक मेल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लिखा। उस ईमेल में 40 अटैचमेंट थे। संजय जी, मैं आपके चैनल पर बड़ा जबरदस्त तरह से उद्घाटन कर रहा हूँ। उसमें 40 अटैचमेंट थे जिसमें हमने रोहिंग्याओं के इतिहास के बारे में, रोहिंग्या के चाल चरित्र और चेहरे के बारे में संपूर्ण देश को, पूरे विश्व को बताने की कोशिश की थी। और उसका एक परिणाम ये आया कि भाई उनको शरणार्थी स्टेटस नहीं मिला और सरकार भी इस बात को गंभीरता से समझ गई। लेकिन बात यह है कि अभी भी उनको बाहर नहीं निकाला गया। ये बड़ी वेदना का विषय है, ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ऊपर से जब बीच में जब ये खबर आती है कि हम तो उनको, जो सरकारें हैं, जैसे दिल्ली सरकार की बात करो तो दिल्ली सरकार के तो एक मंत्री और एक जो विधायक हैं वो तो पूरा काम ही इसी के लिए लगे हुए हैं। आप देखिए दक्षिणी दिल्ली के मदनपुर खादर के अंदर पहले उनको झुग्गियां बना के दी, फिर उसके बाद उन झुग्गियों में आग लगवाई। आग लगाने के बाद आप देखिए, ताज्जुब करोगे, वो आग का पैटर्न क्या था। रात को 2 बजे के बाद उस झुग्गियों में आग लगती है, वो पूरी झुग्गियां साफ हो जाती हैं, जल के खाक हो जाती हैं और उसमें से लेकिन एक भी आदमी ना तो घायल होता है न कोई एक आदमी मरता है। ये बड़ा जबरदस्त बात है। और आप देखिए कि वो उनको खाक क्यों किया जाता है। लेकिन बिल्कुल आपने विनोद जी सारी चीजें बता दी, लेकिन बाहर कौन करेगा, बाहर का रास्ता कौन दिखाएगा? सवाल तो अब यहाँ यही चल रहा है लगातार विनोद जी, क्योंकि सवाल आपने ही उठाया है, आपने ही शुरुआत की है, आपने ही चेताया है। तो अब राजनीति जो हो रही है उसके भीतर इनको बाहर कौन करेगा, कैसे बाहर हो? देखिए मेरी गिरी जी जरा मुझे लाइन दीजिए ना। मैं अजय जी आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ देखिए, अजय जी जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अजय जी ने जिस तरह से राजनीतिक टीका टिप्पणी की है, मैं कहता हूँ ठीक है, ये राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनको राजनीति पर टीका टिप्पणी करना इनका अधिकार है। हाँ। और किसी को कुछ भी बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कोसने की जब बात है तो कोई भी, चाहे सरकार हो कोई भी हो, जो गलत करी उसको करेक्ट करने का काम विपक्ष का ही है। और हिंदू समाज तो इस काम के लिए हमेशा तत्पर रहता है कि सरकार किसी की भी हो। अजय जी बताइए, अजय जी आप बोलना चाहते बोलिए। अजय जी बहुत सारी विनोद जी चीजें, जो है बड़े अच्छे वक्ता हैं, पुराने वक्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद की बात रखते हैं और हमेशा रोहिंग्याओं की खिलाफत कर रहे हैं। हाँ लेकिन ये केवल टीवी तक सीमित है। जब चाइना कुछ करता है, चाइना निर्माण अवैध कर लेगा, अंदर घुस जाएगा, तो चाइना को टीवी पे ऐसे हरा देंगे जैसे चाइना को 10 मिनट में इन्होंने खत्म कर दिया और चाइना हार गया और अच्छा हिंदुस्तान। अजय जी पहले तो आप एक चीज बताइए, क्या रोहिंग्याओं को वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अरे 100% उन्हें जो भी देश के लिए खतरा हो, वो चाहे रोहिंग्या हो, अंदर घुसे हुए हो या कोई वो गॉडसे के समर्थक हो, उन सबको देश से बाहर जाना चाहिए। जो देश के लिए खतरा हो उन्हें बाहर जाना चाहिए। लेकिन अब मैं विनोद जी से पूछना चाहता हूँ, आपके पास 1 मिनट में आओ जी, बोलिए अजय जी। पूछना चाहता हूँ, मैं ये निर्विरोध बोले, मैं बीच में टोका नहीं, मुझे आप बोलना दीजिए अगर आप बुलवाना चाहते हैं तो। बोलिए मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि देश की सरकार से आपने वादा करा था, आपसे और देश के लोगों से, क्योंकि ये बीजेपी का ही एक पार्ट है, उसी का इनवांशिक संगठन है, 6 संस्थाओं में से एक है। ये दिखाने के दांत हाथी के और है, खाने के और है। मैं ये सब पूछ रहा हूँ। अजय जी आज सबसे पहले इस मामले को उठाने वाले भी यही है। पूछना चाहता हूँ कि देश में कितने रोहिंग्या, देश की सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी। तीसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी 2008 साल से नरेंद्र मोदी और देश की बीजेपी की सरकार की है या ये भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है, या इसे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ऊपर से आके भगाएंगे रोहिंग्या को? भाई ये देश के साथ, देश की सुरक्षाओं के साथ मजाक बंद करो। चाइना ने बस्ती बना ली अरुणाचल में और पेंगोंग लेक में, चाइना अंदर घुस गया, चाइना ने सैटेलाइट लगा ली, चाइना ने एयरपोर्ट पे लाके अपना जहाज खड़ा कर दिया और आप टीवी पे चाइना को हराते रहते हैं। ऐसे ही रोहिंग्या के मामले में जब बंगाल चुनाव होते हैं तो दीदी ओ दीदी का नारा लगकर रोहिंग्या को भगा देंगे, मार देंगे, देशद्रोही निकाल देंगे, ये कर दिया वो कर दिया। ऐसे ही अब गुजरात के चुनाव आ रहे हैं और हिमाचल के चुनाव आ रहे हैं, तो सरकार को रोहिंग्या एक्चुअली में तो ऐसे में ऐसा होना चाहिए अजय जी कि अब ये मामला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चुनाव है तो इसलिए रोहिंग्या की बात नहीं होनी चाहिए, करा लिए क्योंकि इलेक्शन है। रोहिंग्या है, एक पाकिस्तान है, एक हिंदू मुस्लिम है, एक हिजाब है। इस देश में जो नफरती माहौल चल रहा है उसको इस देश से बचवाइए। आप देश के दुश्मनों को बाहर भगाइए और सरकार से पूछिए कि अपना एजेंडा सरकार देश के लोगों को, देश के नागरिकों को सुरक्षा के नाम जी पर आपके पास एक बार में अरविंद विद्रोही जी से भी ये पूछ लेता हूं। अरविंद जी जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा कि इस समस्या का अरविंद जी समाधान क्या है?
संजय जी मेरी बात का इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। नहीं बिल्कुल देंगे, आप ही देंगे। विनोद जी आपके पास आऊंगा, आपसे ही जवाब लेंगे एक बार जरा मैं, क्योंकि समय कम है। अरविंद जी बोलिए जल्दी से। 1982 में नेशनल एक्ट बनाया गया था म्यांमार के अंदर, जब इनको नेशनलिटी डिनाई कर जी इनको रोहिंग्या। अब बात ये थी कि उस समय रोहिंग्या जब वहां नहीं रहेंगे तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें निकाल दिया, तो जाएंगे पड़ोस में, जाएंगे तो बड़ी संख्या में बांग्लादेश में चले, बाकी धीरे धीरे यहाँ आते रहे। आज केवल 40,000। अभी चाइना की बात हो रही है और अंदर के कट्टरवाद की बात हो रही है। दो चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं, इधर चाइना या विदेशी जो हमारे ऊपर हमारे साथ जो परेशानियां हैं उसी की तो कदम उठाए जा रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री अभी पिछले दिनों शेख हसीना को वायदा करके आए थे कि हम रोहिंग्या की प्रॉब्लम को मिलकर सुलझाएं। तो अब ये यही तो किया जा रहा है कि इनको रहने का एक स्थान दे दिया जाए इसी तरह से, और उसके बाद फिर धीरे धीरे इनको भेजा जाए, रिपोर्ट किया जाए। आप दो बस्तियां हैं, एक मदनपुर खादर में है और एक दूसरी बस्ती है कालिंदी कुंज में। चलिए अरविंद जी, दो वो जगह बिल्कुल आप ठीक है, लेकिन आप भी मानते हैं कि इन्हें वापस भेजा जाए? नहीं, आप जाके बात करिए। एक लेके आएंगे बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वो जाने को लेके तैयार है। आएंगे। श्रीमती वो जो इंदिरा रोहिंग्या गांधी है, ने वो पाकिस्तान जाने को जिसको तैयार है। पेटेंट इस समय करा रखा है, इन्होंने दो टुकड़े एक करके बड़ी विशेष बांग्लादेश बात है जो बनाया था। समझने की है। चलिए मुद्दा बहुत सारा है। बांग्लादेश कि लेडी ने जो है दो मनोज भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि शायद यहाँ तो सबसे पहले उन्हें घर देने की सबको शायद जल्दी है कि उन्हें पहले सुविधाएं दे दी जाएं, उसके बाद धीरे धीरे भेज देंगे। जिस व्यक्ति को आप सुविधाएं दे देंगे वो जाएगा कैसे? मनोज भाई जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि मैं विमल सिंह और मुंशी जी और फिर बंसल साहब से बहुत सारे जवाब लेने हैं। जी रोहिंग्या से बचाएंगे कुछ नहीं सिवाय मनोज भाई बोलिए बोलिए। मेन मुद्दों से भटकाते हैं ये, व्यापार रोजगार नौकरी। बात करता हूं संजय भाई, जी जितने भी गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं, रक्षा अनुसंधान है, उनके सबके किनारे, सबके खाले नालों पर रोहिंग्या बसे पड़े हैं। जी वो चाहे आपका ये रिस्पना के आसपास का एरिया हो, डीआईडीए हो, मतलब हर जगह या फिर है, रायपुर का उत्तराखंड में भी है, जंगल हो, उत्तर उसके प्रदेश भी है, आसपास दिल्ली के भी है। इलाके हो, चाहे हर जगह जितने भी क्या कहते हैं रक्षा अनुसंधान है, उनके आसपास इनकी बस्तियां, तो मनोज भाई सुविधाएं दे दी जाए उन्हें, और क्या है? इंटेलिजेंस जो हमारे वीरों हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि इंटेलिजेंस क्या खाक कर रही है। क्या ये विधायक या मंत्री या राजनीति चमकाने वालों के लिए ये सिर्फ वोट बैंक है? रक्षा के लिए देश की अस्मिता, जो अपनी माँ बहन सारी, जिस भारत को हम अपनी माँ मानते हैं, उसकी अस्मिता के लिए खिलवाड़ नहीं है रोहिंग्या। और आज भी हम अगर पैरवी कर रहे हैं, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता वर्मा जी को सुन रहा था, उनको एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि हाँ भाजपा ने ये किया, भाजपा ने वो किया। अरे भाई, सबसे ज्यादा रोहिंग्या तो आपके कांग्रेस काल से बसे आ रहे हैं। सन 75 से लेके अब तक का रिकॉर्ड उठाएंगे तो लाखों रोहिंग्या आपने क्या कहते हैं हिंदुस्तान में पैठ करवाई है। और आज अगर ये मुद्दा आ रहा है 2017 के बाद या 2014 के बाद रोहिंग्याओं का, तो वो 40,000-45,000 के आसपास की गणना हो रही है। और उसमें भी उनको भी कार्ड मिले हुए हैं, प्रवेश पत्र, वो उसके सॉरी यही बहुत बड़ी समस्या है मनोज भाई, ये प्रवेश पत्र, ये जो कार्ड है, ये आधार कार्ड जो बन गए, ये बड़ी समस्या है। मुंशी जी आप देखिए, मनोज ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर आधार कार्ड कैसे बन गए, राशन कार्ड कैसे बन गए? जो 8 लाख की संख्या थी वो 40,000 कैसे रह गई? मैं इस चीज का दो तरीके से जवाब दूंगा। एक, ये धर्म का राजनीति नहीं है, शर्म का राजनीति है। शर्म का राजनीति है। वी आर ashamed of our political leadership of any color, any creed. First of all, sorry sir, I am saying in an open forum on this because we should look at our effective collective leadership. जब देश का बात आता है तब कभी चाइना भिड़ जाता है, कभी बांग्लादेश भिड़ जाता है, अपना आदमी छूट जाता है। मान लीजिए मैं आपके घर में आपका गेस्ट बन के आता हूं और आके आप ही का घर का सब आदमी को नुकसान पहुंचाता हूं, तो आप क्या करेंगे? उस गेस्ट का इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे। नंबर 2, कलकत्ता आइए, आके देखिए, आपने यहाँ पे जो स्वीपर लोग काम करते थे, हम 70 साल में जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं, उस लोकेलिटी का बात बोल रहा हूँ। उस दिन प्रकाश दा मेरे को बोल रहा है, सुमन भाई आज हमको काम नहीं मिलता है, सारे रोहिंग्या हम लोगों का काम छीन लिया है। उन लोगों का आधार कार्ड बन गया है, वोटर कार्ड बन गया है, और डंके के चोट पे मैं कर सकता हूँ। कोई भी इंटेलिजेंस आए आके चेक करे, मैं दिखाता हूँ एक एक करके।
नहीं, ये वोटर बिल्कुल कार्ड है, आधार सुमन जी, कार्ड बहुत है, बड़ा सवाल उसके है। और पास सब है। विमल से हम इसका जवाब लेंगे, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। विमल, क्योंकि आप देर से जुड़े, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ प्रवक्ता है हमारे साथ विनोद बंसल जी, और वो बहुत अच्छे से इस पे रोशनी भी डाल रहे हैं। आप जल्दी से बोलिए कि आखिर राशन कार्ड बन गए हैं, उनके आधार कार्ड बन गए हैं, उनको आप मकान देने की बात कर रहे हैं, सुविधा देने की बात बैंक कर रहे अकाउंट बन हैं, गया है। ऐसे कैसे चलेगा? जनधन बैंक अकाउंट बन गया है उन लोग। जी। मैं गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ जो भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, मैं सबकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। हाँ, बोलिए विमल मैं जी, बीच में जल्दी। कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं किया था, मैं बात करूंगा। देखिए, 25 मार्च 1971 में जो है वहां की जो तत्कालीन यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी माननीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कहा था कि 25 मार्च 1971 से पहले जो भी रोहिंग्या या जो भी लोग भारत में आए हैं, चाहे जिस तरीके से भी घुसे हैं, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद जो भी अगर भारत में किसी तरीके से अवैध रूप से घुसा है तो उसको भारत से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको याद होगा कि एक असम में जो है 1979 में अखिल असम छात्र संघ द्वारा एक जो है 6 साल का आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम आशू है। उस समय क्या किया गया था कि वहां के जो लोग थे उनका कहना ये था कि रोहिंग्या जो है मुसलमान यहाँ पे अवैध रूप से घुस गए हैं और हमारे संसाधन का प्रयोग दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें उस समय सामने आई थी। उस समय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के ही थे। आपने उसके बाद ध्यान दिया था कि 1985 में असम में एक वर्ड साइन किया गया था माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा। उस एक वर्ड में यह कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे आए हैं उनको देश से बाहर निकाला जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि 25 मार्च 1971 से लेकर 2014 बीच में मान लीजिए कि हमारी सरकार रही है, इसके बाद इन्होंने 60 साल देश में राज किया। इन्होंने झूठ क्यों बोल रहे हो? रोहिंग्या झूठ क्यों कह रहे हो? मुसलमानों के लिए खुद नाराज हो जाएगी। दूसरी चीज वाई प्लस सिक्योरिटी है उसके पास। कमला रनौत के गाइड आपको पकड़ लेंगे भाई। अजय जी, जब आप बोले आपको भी सबने सुना, थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए। नहीं, आप 2014 से पहले भारत था ही नहीं। आजादी भी 2014 के बाद मिली है, तो ये 1985 की हमारे विमल बोलिए। मैं जवाब देना चाहूंगा। विमल अपनी बात रखिए जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि ये जो है कैसे आते हैं कि देखिए जो देश में अवैध रूप से घुसे हैं उनको देश से बाहर रास्ता निकाला जाएगा। 2014 के बाद असम में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया गया। और रही बात जो बात कर रहे हैं हरदीप सिंह पुरी जी के बारे में, तो मैं बता देना चाहता हूं यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार ने बाकायदा एक रिक्वेस्ट लेटर गृह मंत्रालय में दिया था और उन्होंने कहा था कि ईडब्ल्यूएस जो है फ्लैट जो है रोहिंग्या मुसलमानों के दिया जाए। हम शुरू से ही जो है रोहिंग्या मुसलमानों का अच्छा विमल जी, अगर उन्होंने लेटर दिया तो आपने तुरंत उस पर कार्रवाई भी कर दी, कह भी दिया, तुरंत ट्वीट भी कर दिया कि हाँ दे दिया जाए, दे देंगे, ये तो गलत है ना? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया और हम लोग जो है शुरू से, मैं 2017 की बात करूंगा कि 2017 में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक जो है मीटिंग बुलाई थी। उसमें माननीय हमारे गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी थे। उन्होंने बताया भी था कि जो भी रोहिंग्या यहाँ पे रह रहे हैं उनको हटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और असम के अंदर तो डिटेंशन सेंटर भी बनाया गया। दिल्ली सरकार को कहा गया था कि आप चिन्हित कीजिए कि यहाँ पे कौन अवैध रूप से रह रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार तो उनको संसाधन प्रोवाइड कर रही है, उन्हें फ्री में बिजली दे रही है, उन्हें फ्री में पानी दे रही है, उन्हें फ्री में राशन दे रही है, यहाँ तक कि उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है स्कूल में आवेदन दे रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट जो है रोहिंग्या मुसलमानों को जो है हर तरीके के संसाधन देने का प्रयास कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी पदाधिकारी, हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने, आपने देखा था कि 10 दिसंबर 2019 में उन्होंने कहा था कि जो देश के अंदर अवैध रूप से घुसे हुए हैं उनको बाहर निकलना होगा और उनको बाहर निकाल कर रहेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार जो है इन रोहिंग्या मुसलमानों के, चलिए इसका समाधान समझ लेते हैं। विनोद जी, आप बहुत सारी चीजें देखते आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आपने सुना, अजय जी को भी सुना, सुमन जी को भी सुना, हमारे साथ मनोज भी हैं। मनोज ने भी बड़ा काम किया उत्तराखंड में इस मुद्दे को लेकर, बहुत सारे लेख लिखे हैं, आवाजें उठाई हैं, खुद विद्रोही जी ने भी बहुत सारी चीजें बताई। आखिर समाधान क्या है? ऐसे तो अगर ये सब चलता रहा तो यहाँ पर भी राशन कार्ड भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ आधार कार्ड भी बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर वो यहीं के वासी हो जाएंगे और फिर सब लोग देखते रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से सुमन मुंशी जी कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है
तो आपको क्या लगता है अब क्या करना चाहिए? क्या राजनीति के सुनिए, चक्कर में, मेरे चुनाव पास के चक्कर में समाधान है। छोड़ दिया जाए मेरे सब? पास समाधान जी, है, सुनिए क्या करना सुमन है। जी, विनोद जी से मैं हाँ, ले लेता हूं, फिर आपसे। जी अब ले लीजिए। हाँ, जी, ले लीजिए, विनोद जी लीजिए। बोलिए जल्दी देखिए से। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका पैनल बहुत विद्वान है। मैंने देखा कि और वास्तव में विषय की एक तज्ञता भी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरी बात ये कि देखिए जिस तरह से कांग्रेस जो है बार-बार इस मामले पर छींटाकशी करने की कोशिश कर रही है और एक दूसरे पार्टी के ऊपर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, इससे कुछ भला नहीं होने वाला। हमें हमें इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा, ये नहीं कहे कि बीजेपी को क्या है उसका अगर मान लो बी और जे और पी का प्रोनाउंसिएशन करने से कोई समाधान निकल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको धरातल पर काम करना पड़ेगा और काम करने वालों को रोकने से बाज आना पड़ेगा। आखिरकार कौन लोग हैं, किनके कार्यकाल में वो रोहिंग्या को रिफ्यूजी बनाने की कोशिश की गई? कौन से जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने घुसपैठियों को रिफ्यूजी कहना शुरू किया? कौन लोग हैं जो उनको पाल रहे हैं, झोंपड़ी में आग लगा रहे हैं, फिर उनको रिहेबिलिटेशन के नाम पर उनको अपने टेंट बना के दे रहे हैं सरकारी पैसे से, उनको 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, उनको बिजली पानी और ये रसोई गैस और ये सब चीजें फ्री में दे रहे हैं और उसके बाद अब जो है उनको फ्लैट देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आखिरकार ये जो मानसिकता है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो मानसिकता है वही इसके लिए सबसे बड़ी घातक मानसिकता है देश के लिए। आप देखिए कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण ही जो लोग अब इकट्ठे थे, जब हमने विरोध किया तो उसको डिस्पर्स कर दिया गया, उसको जम्मू कश्मीर भेज दिया गया, किसी को हरियाणा भेज दिया गया, किसी को पानीपत भेज दिया गया, किसी को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, कहीं कहीं तो उनको डिस्पर्स करके अलग अलग जगह पर बसाने का काम किया गया। आप देखिए मेवात के अंदर बड़ी पैमाने पर ये लोग रह रहे हैं, हमने वहां भी बहुत जबरदस्त तीव्र गति के साथ विरोध किया और स्वयं भाजपा की सरकार को कोसा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए कि जो जो सरकार किसी की भी हो, हमें राष्ट्र के मामले पर सबको एक होना ही पड़ेगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है और अगर आप नहीं होते, सिर्फ एक राजनीतिक छींटाकशी करते हैं तो न तो आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, न ही आपकी आत्मा जो है उसको जवाब देगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने इन सब मामलों पर चुप्पी साधी या इन सब मामलों पर भी राजनीति करने की कोशिश करी तो उसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे, ये आत्मघाती होंगे आपके लिए भी। तो मेरा स्पष्ट मत है, हमने केंद्र सरकार को कहा है, देखिए जब गृह मंत्रालय का ट्वीट आया था कल दोपहर में तो उसके बाद मैंने रीट्वीट करके ये भी कहा कि आपने ठीक है धन्यवाद, आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन साथ ही साथ हमें ये टाइम फ्रेम भी बताइए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई बार पूछ चुका कि आखिरकार कोई डेफिनेट टाइम फ्रेम बताइए, कम से कम ये बताइए कि इस वीक में इतने, इस वीक में इतने, इस वीक में इतना। आपको याद होगा सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। दूसरी बात सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक जो डिस्ट्रिक्ट का एसपी है उसको जिम्मेदारी के साथ उसको एक आंकड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा कि आखिरकार आपके क्षेत्र में कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं और उनको डिपोर्ट करने का क्या प्लान है। लेकिन संजय जी बड़ा दुर्भाग्य है, आप बताओ, देखो कर्नाटक सरकार ने एक बार प्रयास किया था और उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट पर वो एक डिटेंशन सेंटर बनाए और वहां से आइडेंटिफाई करके उन डिटेंशन सेंटर में उनको रखा। लेकिन यही कांग्रेस के गुर्दे हैं जो और जो विपक्ष के नेता हैं कुछ मिलकर के वो हाईकोर्ट तक पहुंच गए और कोर्ट ने ये जवाब दिया कि सिंस दे आर द फॉरेन नेशनल्स यू कैन नॉट लीव देम इनटू द डिटेंशन सेंटर। वो तो उनको फॉरेनर्स के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, यानी उनको 5 स्टार होटल में रखना पड़ेगा। कमाल की बात है, ये विचित्र स्थितियां हैं जो देश के लिए एक घातक परिस्थितियां निर्माण करने की कोशिश कर रही हैं। चलिए बिल्कुल विनोद बंसल जी, समय खत्म हो गया और बहुत सारी बातें आपने की है। काम होना चाहिए और वास्तव में अब जरूरत है काम होने की, ये नहीं है कि राजनीति के चक्कर में सारी चीज छोड़ दी जाए। आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोहिंग्याओं को लेकर सभी का मत साफ है कि रोहिंग्याओं को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और अब समय है कहीं ना कहीं किसी दिन तो शुरुआत हो। कोई भी घुसपैठिया आपका अपना नहीं है, वो यहां घटनाएं करेगा, आप देखते रह जाएंगे। कार्रवाई होनी चाहिए, कभी तो किसी दिन तो हो। आज चर्चाएं खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।